हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के ओल्ड पेपर से संबंधित हमारी एक सीरीज़ शुरू हुई है, जिसमें हम देखते हैं उत्तराखंड के पूर्व प्रश्न पत्रों में पूछे गए उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उत्तराखंड की सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों का रिपीट कई बार देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये भाग, जहाँ पर हम देखेंगे आबकारी प्रथम सिपाही के प्रश्न पत्र में पूछे गए उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रथम प्रश्न है वो है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो कौन सा वर्ष है जिसे उत्तराखंड राज्य में पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया या घोषित किया गया। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है इन चारों में से वो है 2015। देखिए उत्तराखंड में 2 बार पर्यटन वर्ष मनाया गया, 2001 को भी पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया और 2015 को भी पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया। बात करें अगर हम पर्यटन नीति की, तो 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड की अंतरिम सरकार ने अपनी पर्यटन नीति की घोषणा की थी। 26 अप्रैल 2001 को पर्यटन नीति की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा पशु अभ्यारण्य कौन सा है। तो देखिए इन चारों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा पशु अभ्यारण्य है। तो इसका जो सही आंसर है, वैसे तो इसका आंसर केदारनाथ पशु विहार ही है, लेकिन अगर ये पशु अभ्यारण्य तो वैसे सिर्फ इनमें से एक ही है, केदारनाथ पशु विहार, लेकिन अगर ये दोनों को पशु अभ्यारण्य बोल रहा है, पार्कों को भी और अभ्यारण्य को भी, तो यहाँ पर केदारनाथ पशु विहार ही फिर भी आंसर है। देखिए जिसका केदारनाथ वन्य जीव विहार की हम बात करें अगर, तो 1972 में इसकी स्थापना हुई। 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलों में ये फैला हुआ है, जहाँ पर हम केदारखंड की बात करते हैं। अब देखें अगर अन्य का देखें तो कार्बेट का जो क्षेत्रफल है वो है 520.82 वर्ग किलोमीटर, जबकि राजा जी का है 820.42 और नंदा देवी का है 624 वर्ग किमी। तो सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है केदारनाथ पशु विहार का, जिसका है 957 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो किस समुदाय से एक सदस्य उत्तराखंड के विधानसभा में आता है, पारसी, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम या ईसाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंग्लो इंडियन समुदाय से उत्तराखंड की विधानसभा में एक सदस्य नामित होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल को यह शक्ति है कि वो आवश्यकता अनुसार किसी एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है विधानसभा के लिए। तो ये इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ये पद यहाँ पर सृजित है, या ये जो पोस्ट ये जो आता है एक सदस्य, इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो चमोली में स्थित है कामेट शिखर। कितनी है कामेट शिखर की ऊंचाई। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से वो है 7,756 मीटर। देखिए अगर अन्य ऊंचाइयों की बात करें तो 7,000 जो 138 मीटर जो ऊंचाई है वो है चौखंबा पर्वत की, और 7,817 जो मीटर ऊंचाई है वो है नंदा देवी पर्वत चोटी की। तो जो कामेट की है वो है 7,756। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो इन 4 ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है उत्तराखंड में वो है उत्तरकाशी में। जबकि अगर हम बात करें टोटल में तो पौड़ी में सर्वाधिक वन है, उसके बाद उत्तरकाशी में सर्वाधिक वन है, और फिर नैनीताल और चमोली। और अगर प्रश्न आता है कि प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन किस जिले में है, तो नैनीताल में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की। तो देखिए आबकारी व्यवस्था जो उत्तराखंड में आरंभ की थी वो की थी हमारे कमिश्नर ट्रेल ने। कमिश्नर ट्रेल ने, विलियम ट्रेल जिन्हें हम कहते हैं, 1822 में आबकारी नीति की घोषणा की, यहाँ पर आबकारी व्यवस्था की शुरुआत की। और 1816 से 1835 तक कार्यकाल रहा विलियम ट्रेल का। दूसरे कमिश्नर यहाँ पर रहे कमिश्नर गार्डनर के बाद। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो देखिए गंगा को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड में की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऋषिकुल मैदान। ऋषिकुल मैदान से शुरू हुआ नमामि गंगे प्रोजेक्ट। देखिए नमामि गंगे की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 7 जुलाई 2016 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं। तो क्यों जानी जाती हैं बेलमती चौहान और हंसा धनाई। महिला सक्रियतावादी हैं या जागर शैली गायिका हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद हैं या द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं। तो इसका जो सही आंसर है देखिए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीद हैं बेलमती चौहान और हंसा धनाई। बात करें मसूरी कांड की, 2 सितंबर 1994 को हुआ था मसूरी कांड। उसमें 7 लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। तो इन 7 शहीदों में से 2 ये महिलाएं हैं, बेलमती चौहान और हंसा धनाई, 2 सितंबर 1994 मसूरी कांड की।
अगला प्रश्न है टिहरी बांध की ऊंचाई है, तो इनमें से कौन सी एक टिहरी बांध की ऊंचाई है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है 260.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन वो है, वही टिहरी बांध की ऊंचाई है। टिहरी बांध की अगर हम बात करें तो 2400 मेगावाट की ये परियोजना है। काफर डैम ये है, काफर मतलब मिट्टी और पत्थर से बना हुआ ये डैम है। 1972 में योजना आयोग ने इसकी स्वीकृति हमें दी थी, मतलब इसके कार्य को शुरुआत करने की स्वीकृति 1972 में योजना आयोग ने दी, और 6 साल बाद 1978 में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने इस पर कार्य करना शुरू किया। कार्य बहुत धीमे चला। 1988 में सरकार ने जब इस कार्य की प्रगति को देखा, जांचा, तो सरकार को लगा कि सिंचाई विभाग इस कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसके लिए एक अलग से TSDC की स्थापना की गई। टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो होता है, जो निगम की स्थापना की गई 1988 में, उसने कार्य करना शुरू किया 1990 से। अब बात करें अगर इस परियोजना की, तो प्रारंभ में ये परियोजना 600 मेगावाट की थी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। प्रारंभ में ये परियोजना 600 मेगावाट की थी, लेकिन 1986 में सोवियत संघ भी इसमें शामिल हो गया, और सोवियत संघ के इसमें शामिल होने के बाद इसकी जो मेगावाट क्षमता हो गई वो 600 से 2400 मेगावाट की हो गई। अगला प्रश्न है गोरखों ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो कब किया गोरखों ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण? तो देखिए 1790 में, 1790 में इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया, जबकि 1791 में इन्होंने गढ़वाल के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। यहाँ पर लंगूरगढ़ का घेरा इन्होंने डाला था 1791 में। अगला प्रश्न है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई? तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना अगर हम बात करें तो कब इसकी स्थापना हुई? तो इनमें से जो सही आंसर है वो है 1983 में। देखिए 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। राजाजी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी इन 3 जिलों में है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी इन 3 जिलों में है, और 820.42 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। 2015 से टाइगर स्कीम योजना यहाँ पर चल रही है। तो राजा जी की बात करें तो 3 जिलों में फैला हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान हमारा है। अगला जो प्रश्न है वो है स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल को कहा गया है? तो स्कंद पुराण जो हमारा केदारखंड, मानसखंड इसके अंतर्गत आते हैं, उसमें जो नंदन कानन कहा गया है वो कहा गया है फूलों की घाटी के लिए। देखिए फूलों की घाटी अगर हम बात करें तो अब फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है, जो जिसकी जो मतलब क्षेत्रफल है वो है 87.5 किलोमीटर। मुख्यालय इसका जोशीमठ है, और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 1982 में स्थापना हुई, और 1931 में जो फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने की थी। और अगर बात करें हम इसको कालिदास ने क्या कहा, तो कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में इसके लिए अलका शब्द का प्रयोग किया। अगला शब्द है या अगला प्रश्न है दूनागरी ग्लेशियर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दूनागरी ग्लेशियर? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है दूनागरी ग्लेशियर चमोली में स्थित है, जो अंतिम ऑप्शन है। और अगर हम बात करें द्रोणागिरी शक्तिपीठ की, तो अल्मोड़ा में स्थित है दूनागरी शक्तिपीठ। अगला प्रश्न उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो देखिए उत्तराखंड की जो मंत्री परिषद है वहाँ पर मुख्यमंत्री को रख कर ऐड करके सहित कुल 12 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी विधानसभा में उसके कुल मंत्रियों की संख्या के 15% मंत्री ही हो सकते हैं, और उसके साथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री एक्स्ट्रा हो सकता है। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो 70 के हिसाब से 11 मंत्री हो रहे हैं, और 11 मंत्रियों के बाद एक मुख्यमंत्री को रखकर 12 ये कुल हो रहे हैं। आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? तो कहाँ से पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? तो बात करेंगे हम पूर्वी रामगंगा की, तो उसका जो उद्गम क्षेत्र है वो है नामिक ग्लेशियर। देखिए नामिक ग्लेशियर से निकलती है पिथौरागढ़ में, और रामेश्वर में आकर सरयू में मिल जाती है। सरयू की एक सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा। अगला प्रश्न है एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे हैं? तो इनमें से कौन से व्यक्ति रहे हैं इस बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता? तो लक्ष्य सेन इसके विजेता हैं, उत्तराखंड से संबंधित एक व्यक्तित्व हैं। प्रश्न है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो कब उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई? तो होम रूल लीग की जो स्थापना उत्तराखंड में हुई 1914 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए हिंदू धर्म का पहला धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, और इसी में उत्तराखंड का जिक्र आया है। देवभूमि मनुष्यों की पूर्ण भूमि से कहा गया है, तो ऋग्वेद में ही उत्तराखंड का प्रथम जिक्र यहाँ पर मिलता है। प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो कौन सा वो कत्यूरी शासक था जिसने बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान यहाँ पर दी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ललित सूरदेव। देखिए पहला जो ऑप्शन है ललित सूरदेव, उसी ने यहाँ पर भूमि दान दी थी बद्रीनाथ मंदिर के लिए।
अगला प्रश्न है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। झिलमिल ताल की अगर हम बात करें तो चंपावत में स्थित है झिलमिल ताल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। तो इनमें से कौन सा एक ताल ऐसा है जिसके समीप नंदा देवी मंदिर है या जो ताल नंदा देवी मंदिर के समीप स्थित है। तो इसका जो सही है आंसर है वो है बेनी ताल। देखिए बेनी ताल के समीप स्थित है नंदा देवी मंदिर। अगला प्रश्न है मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया। कालिदास की रचना है मेघदूत, तो किसने इसका कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है लीलाधर जोशी। जो पहला ऑप्शन यहाँ पर लीलधर हो गया, लेकिन लीलाधर जोशी ने ही अनुवाद किया था इसका। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई। तो देखिए देहरादून में फुटबॉल अकादमी स्थित है, ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। ऐसा पूछा जा सकता है कि फुटबॉल अकादमी कहाँ स्थापित है, तो देहरादून में है। और कब इसकी स्थापना देहरादून में हुई फुटबॉल अकादमी की। इसका जो सही आंसर है 2011 में फुटबॉल अकादमी की स्थापना देहरादून में हुई। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इनमें से कौन सा वह जिला है जिसकी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है वो है देहरादून। देखिए देहरादून सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है, जबकि हम बात करें सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद जो है वो बागेश्वर है। बागेश्वर की अगर हम बात करें तो 3.49% ही ये नगरीय है, बाकी 96.51 96.51% ये पहाड़ी जिला है। अगर हम बात करें बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है तो कितने भागों में इसका निर्माण क्रम है या कितने भागों में इसे निर्मित किया गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है बद्रीनाथ मंदिर को। अगला प्रश्न काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो देखिए काठगोदाम की अगर हम बात करें तो काठगोदाम यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से गोला नदी के तट पर स्थित है। गोला नदी की हम बात करें तो बहुत सारे शहर अच्छे इसके तट पर हैं। प्रसिद्ध शहर बात करें रानीबाग की, हल्द्वानी की या लाल कुआं, किच्छा, ये सभी जो हैं ये गोला के तट पर हैं। मतलब काठगोदाम, रानीबाग, हल्द्वानी, लाल कुआं, किच्छा ये सब गोला नदी के तट पर हैं। जबकि रामनगर जो इनके साथ एक शहर है वो कोसी के तट पर है। तो रामनगर कोसी के तट पर है, बाकी ये सारे के सारे गोला के तट पर हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो कब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 बिल्कुल सही है। रामपुर तिराग कांड 2 अक्टूबर 1994 ये भी सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994। तो देखिए मसूरी कांड ही यहाँ पर गलत दिया गया है। मसूरी कांड जो हुआ था वो 2 सितंबर 1994 को यहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न है मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड का कौन सा वह स्थान है जहाँ पर मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड से तिब्बत की ओर प्रवेश कर जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है लिपुलेख दर्रा। अंतिम यहाँ पर जो दर्रा है उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में, यहीं से मानसरोवर यात्रा गुजरती है, चीन में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया। तो इनमें से कौन सा वो शहर है जिसे 2017 में 27 अप्रैल के दिन महानगर घोषित नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है वो है हल्द्वानी। बाकी सभी महानगर घोषित किए गए थे। अगला प्रश्न उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है तो कौन से नंबर का राज्य है उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का। तो 9 नवंबर 2000 को बनने वाला हमारा उत्तराखंड 27वां राज्य था भारतीय गणतंत्र का। अगला प्रश्न उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे तो कौन थे उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल। पहले तो ये देखिए उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। इनके बाद दूसरे बने थे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे बने थे BL जोशी, चौथे थे मार्केट आलवा, 5वें थे अजीज कुरैशी और 6वें जो थे वो थे कृष्णकांत पॉल के पॉल। तो यही थे 6वें। जबकि उसके बाद बेबी रानी मौर्य बन चुकी हैं और आज जो हमारे हैं वर्तमान में वो हैं गुरमीत सिंह। तो देखिए अब पूछा जा सकता है 7वें कौन थे। तो बेबी रानी मौर्य 7वीं थी और 8वें कौन बने हैं। तो गुरमीत सिंह 8वें बने हैं। तो देखिए आने वाला सवाल बेबी रानी मौर्य या गुरमीत सिंह पर हो सकता है के पॉल पर आ चुका है जो 6वें थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है के पॉल। अगला जो प्रश्न है वो है कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन था। अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी, धारचूला। तो देखिए बागेश्वर में होने वाला जो सरयू के तट पर जो होने वाला मेला है बागेश्वर में, वही है उत्तराखंड का कुमाऊं का सबसे प्राचीन मेला बागेश्वर मेला। अगला देखें प्रश्न है गंगनानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है। तो गंगनानी देखिए गर्म पानी का तप्त कुंड है। गंगनानी उत्तरकाशी में स्थित है। प्रसिद्ध तप्त कुंड ये है। अगला प्रश्न है
थांगला, डंगरीला, नीलंग या लमलंग, ये क्या है? तो देखिए थांगला, ला यहाँ पर बोला जाता है उत्तराखंड में दर्रों के लिए बोला जाता है, तो डंगरीला या थांगला ये सब दर्रे होते हैं, ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में पराजित किया या प्राप्त किया हो गया है, लेकिन पराजित किया होना चाहिए था, शासकों को उत्तराखंड में पराजित किया। इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा 1815 में। देखिए अंग्रेज़ों ने गोरखाओं पर यहाँ पर विजय प्राप्त की और उत्तराखंड को प्राप्त किया, यहाँ से उन्हें खदेड़ दिया। तो देखिए बात करें अगर हम इसकी जो अंतिम युद्ध हुआ था वो हुआ था लाल मंडी का युद्ध 25 अप्रैल 1815 को बमसा के बीच अंग्रेज़ों के साथ, बमसा के साथ संधि हुई इसके बाद अंग्रेज़ों की, तो 25 अप्रैल 1815 को ही गोरखा अंतिम रूप से पराजित यहाँ पर हो गए थे। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो बात करें अगर हम कोटेश्वर बांध की, तो एक परियोजना है, ये टिहरी बांध के अंतर्गत ही इसका विकास हो रहा है। 400 मेगावाट की ये परियोजना है टिहरी बांध के अंतर्गत। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि पानी को 22 किलोमीटर दूर तक एक सुरंग के रास्ते ले जाकर डाउन स्ट्रीम के पर क्या बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो कोटेश्वर जो बांध परियोजना है वो हिस्सा है टिहरी बांध का। 2400 मेगावाट में टिहरी के हज़ार तो टिहरी में ही है, 2000 का बिजली का वो तो टिहरी बांध से ही हो रहा है, लेकिन जो 400 मेगावाट का है वो वहाँ दूर इसी से कोटेश्वर बांध से ही तो उसका निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न है, अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो प्रसिद्ध है अनंतपाल का धारसिल शिलालेख, परमार वंश का इतिहास यहाँ पर हमें इससे प्राप्त होता है। कीमठ में स्थित ये है ये स्थान धारसिल। अगला प्रश्न, काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना किस वर्ष की? तो चंद एक सामंत थे काशीनाथ, इन्होंने काशीपुर नगर की स्थापना की थी या काशीनगर की स्थापना की थी, उधम सिंह नगर में जो स्थित है आज भी। तो इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1639 में। सेकंड जो ऑप्शन है ये सही आंसर है, 1639 में काशीनगर की स्थापना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो देखिए अटल आदर्श ग्राम योजना जो उत्तराखंड में प्रारंभ की गई वो सन 2009 में ये परियोजना यहाँ पर आरंभ की गई। और आज का जो अंतिम प्रश्न हमारा है वो है, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब आरंभ की गई? तो कब आरंभ की गई थी उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना? तो इसका जो सही आंसर है वो भी है 2009। देखिए 2009 में आरंभ की गई थी राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना। और शिक्षकों के लिए जो पुरस्कार उत्तराखंड में शायद दिया जाता है वो है सैलिस मटियानी पुरस्कार। तो देखिए थे हमारे आज के क्वेश्चन प्रवर्तन सिपाही आबकारी सिपाही से संबंधित। ओल्ड पेपर से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमने जो इससे पहले वाला प्रश्न पत्र देखा था और जो ये देखा, इनमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हमें बिल्कुल सिमिलर देखने को मिले, जिनमें थोड़ा बहुत चेंज था या कुछ तो एक दो तो सेम थे। देखिए ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड में लगातार। हमें ओल्ड पेपर को भी देखना जरूरी है। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।